सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बेचैन। दूसरी तरफ रावी लिख रहा है चैन ही चैन। और JUI भी PTI के नक्शे कदम पर चल पड़ी। 9 मई को एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इंदिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या है इरादा? प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से होंगे। इस वक्त सियासत में मुज़ाकरात की गर्दान चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी के उस बयान के बाद आई कि PTI सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात चाहती है। और शहरियार अफरीदी ने इल्ज़ाम यह लगाया कि हुकूमत खुद मोहताज है, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होती है। ये लोग फॉर्म 47 के ज़रिए ऐवान में आए हैं, अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया है, हम इनसे क्या मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, ये भी शहरियार अफरीदी ने कहा कि बानी PTI की पहले दिन से ख्वाहिश थी कि जी एंगेज करें, मेरा लीडर एंगेज करना चाहता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। रिस्पॉन्स आता तो सबको पता चलता। अब इससे तो मतलब तो सीधा सीधा निकलता है कि जी बानी चेयरमैन PTI जो हैं वो ख्वाहिश रखते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करे, मगर दूसरी तरफ से ये क्या कह रहे हैं जी, रिस्पॉन्स वाली बात जो, तो जवाब नहीं आ रहा। सीधी सी बात है। अब इसीलिए कभी धमकियाँ दी जाती हैं, तड़ियाँ लगाई जाती हैं, कभी कोई ड्रामा सामने आ जाता है और कभी कोई शोशा छोड़ दिया जाता है, मगर हकीकत जो समझ आ रही है, समझने वालों को ये आ रही कि दाल नहीं गल रही है। अच्छा, मुश्किल ये भी है PTI के अपने जो अंदर एक आपको पता है कि कशमकश चल रही है, एक मखमसा ये है जिसका शिकार आप कह लें कि पूरी PTI की क़यादत है। एक रहनुमा मुज़ाकरात की बात करता है, दूसरा उस पर बात ही नहीं करता है, बात करना ही नहीं चाहता है। शहरियार अफरीदी के बयान पर जब मीडिया ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात की बात जो है ना शहरियार अफरीदी ने की है और ये वही जाने। अब आज बैरिस्टर गौर क्या कह रहे थे कि जी बानी PTI ने पार्टी में किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया और ना ही PTI के किसी से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ये कहानी सामने आ गई। अब ऐसी जो मुतज़ाद बयानात हैं, इन्हीं बयानात की वजह से हुकूमती इत्तेहाद तहरीक इंसाफ पर दोगलेपन का इल्ज़ाम लगा रहा है। और दोगले का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हैं क्या होता है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहते हैं कि जी बानी PTI पहले सिविलियन बालादस्ती के ड्रामे से बाहर तो आएँ, फ़ौज को दोबारा सियासत में धकेल रहे हैं और PTI की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की जो ख्वाहिश है उसके बाद बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया है। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब वो ये कह रहे हैं कि जी ये लोग हाजिर सर्विस के पाँव और रिटायर्ड के गले पड़ते हैं। कुंडी साहब ने कहा है कि जी बानी PTI मिस कॉल के मुंतज़िर हैं, लेकिन वो जान लें कि उन्हें ये सहूलत ये मुयस्सर है ही नहीं। अच्छा, तज़ियाकारों का ये कहना है, बहुत से तज़ियाकारी कह रहे हैं कि जी PTI की इस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात की ख्वाहिश है वो इंतहाओं को पहुंच गई है, बहुत पीक पर चली गई है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि दूसरी तरफ से नो लिफ्ट के सिग्नल मिल रहे हैं, बल्कि 9 मई को शहीदों के मुजस्समों की बेहुरमती करने, दिफाई तनसीबात पर हमला करने वाली तहरीक इंसाफ को मनफी कुव्वत के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब आप देखें कि जिस दिन शहरियार अफरीदी ने बयान दिया कि उसी रोज़ ISPR की तरफ से आर्मी चीफ का भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने दो टोक अंदाज में वाज़े कर दिया है कि अवाम की सपोर्ट से पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोलिंग हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं हटा सकती। और आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफ़र में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आती है कि एक तरफ PTI वाले इस्टेब्लिशमेंट पर अस्करी क़यादत पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करते हैं, और फिर दूसरी तरफ उन्हीं से मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हैं। तो क्या ये दोगलापन नहीं तो और क्या है। अच्छा, बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की जानिब। ये बड़ी खबर है जी मौलाना फजलुर रहमान जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल हमें गुस्से में नज़र आ रहे हैं और उनका गम और गुस्सा ऐसा है कि इंतखाबात के बाद से वो बढ़ता चला जा रहा है, वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो बल्कि उनको उस पार्टी से भी मोहब्बत होने लगी जिस पार्टी के हमेशा वो खिलाफ रहे हैं। PTI से मोहब्बत का वो बरमला अब इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, JUI ने जो एहतजाजी तहरीक चलानी है उसका उन्होंने तारीख जो है वो 9 मई का इंतखाब किया, इंदिया दे दी है कि ये एहतजाजी तहरीक 9 मई को शुरू होगी। JUI के जो सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब वो अब ये फरमाते हैं कि जी मुल्क को जाली असम्बलियों से चलाया जा रहा है, हम मुल्क को बचाने निकले हैं,
आज़ादी की तहरीक के ज़रिए जो मुसल्लत निज़ाम है उसका खात्मा करके हकीकी जमहूरियत को बहाल करेंगे। कह कौन रहा है? मौलाना फजलुर रहमान साहब। और मौलाना फजलुर रहमान साहब पर एहतजाज की जो सियासत है ये कोई नई बात तो नहीं है, मगर इस बार एक नई बात है, और वो नई बात यह है कि इस बार JUI ने एहतजाजी तहरीक के आगाज़ के लिए जो तारीख चुनी है उस पर बहुत सवालात उठ रहे हैं, और बिल्कुल जायज़ सवालात हैं, उठाना भी बनते हैं सवालात। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी 9 मई को पेशावर में JUI जो है उसकी आइंदा लाएअमल का ऐलान किया जाएगा, और ये 9 मई वो तारीख़ है जिससे बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। 9 मई वही तारीख़ है कि पाकिस्तान की तारीख़ में 9 मई को ऐसा काम हुआ जो दुश्मन भी नहीं कर सका। 9 मई वो तारीख़ कह लें जब एक जमात दिफाई तनसीबात पर हमला आवर हुई, शोहदा के मुजस्समों की बेहुरमती की गई, और अब JUI भी धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज के नाम पर इस तारीख़ को सड़कों पर निकल कर आखिर कहना क्या चाहती है, पैगाम देना क्या चाहती है, और किसको पैगाम देना चाहती है। मेरा आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से सवाल है कि 9 मई का इंतखाब करके आप किसको क्या पैगाम देना चाहते हैं, और 9 मई के हवाले से फिर आप अपना एक मौक़िफ़ दे रहे हैं। क्या मौक़िफ़ रखते हैं आप 9 मई के हवाले से कि 9 मई को खुदा ना ख्वास्ता जो हुआ था आपके मुताबिक वो सही हुआ था? और ये सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इक़्तिदार की जंग लड़ने वालों ने धांधली से इक़्तिदार हासिल कर लिया, और ईवान और पार्लियामेंट से JUI को दूर रखने वाले सुन लें, हम मैदानों में आपके जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। 9 मई को पेशावर में अवामी मैदान लगेगा, कौम को मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से आगाह किया जाएगा, और करेगा कौन? मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनका असल मसला क्या है, ये है कि उन्हें दुख ये है कि जिनके साथ मिलकर इन्होंने PTI की हुकूमत को घर भेजा वो तो इक़्तिदार में पहुँच गए, और मौलाना साहब वहाँ नहीं पहुँच सके, वो दूर रह गए, उनकी जमात महरूम रह गई, क्योंकि JUI को अवाम ने बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया। यकीन माने यही वो दर्द है, यही वो दुख है, यही वो तकलीफ़ है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं सोने दे रहा। और मौलाना साहब के आगे मेरे ख्याल से मैं हाथ ही जोड़ लेती हूँ आज कि मौलाना साहब ये देखें मैंने हाथ जोड़े हुए हैं, ये सिर्फ मेरे हाथ नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम के हाथ जुड़े हैं कि अल्लाह का वास्ता है आपको कि मुल्क को चलने दें, सियासी इस्तेहकाम को पैदा होने दें, ताकि अवाम को रिलीफ के नाम पर कुछ तो मिल सके। किसी एक के साथ तो ठहर जाएं, आप चल कर देख लें। मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कह रही हूँ, और जितने आलिम दीन हैं, उलमा हैं, वो मेरी तकलीफ़ को महसूस कर सकेंगे, क्योंकि बहुत 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 इज़्ज़त है हमारे दिल में उलमा के लिए। लेकिन कुछ लोगों का इस चीज़ से, कुछ उलमा से एतबार उठना शुरू हो गया है मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से, क्योंकि नाम ये लेते हैं इस्लाम का और मोहब्बत ये करते हैं इस्लामाबाद से, कभी इधर कभी उधर, कभी औरत की सरबराही के ख़िलाफ़ फतवे देते हैं, फिर उसी की हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। ये है मौलाना फजलुर रहमान साहब के अकायद। नून लीग को पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उस पर बाकायदा करप्शन के इल्ज़ामात लगाते नहीं थकते हैं, फिर PTI में उन्हीं के इमाम बन जाते हैं। ये है अकीदे मौलाना फजलुर रहमान साहब के, ये है प्रिंसिपल्स, ये है असूल मौलाना फजलुर रहमान साहब के। और PTI को इसराइल नवाज़ पार्टी कहते नहीं थकते थे, मगर अब उसी से मोहब्बतें हो गई हैं, वो मोहब्बतें सच्ची भी हो गई हैं, कुर्बतें बढ़ती चली जा रही हैं। ये है मौलाना फजलुर रहमान साहब के उसूल, अकीदे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सोच है, उनका जो विजन है, एकदम से इतना तब्दील हो जाता है जब नहीं होते हैं पार्लियामेंट में। ये सियासी जो कलाबाजी है ना मौलाना साहब आपकी और आपकी जमात की, इसकी वजह से आपकी साख ख़त्म होती चली जा रही है। अगर इंतखाबात में वोटर्स ने आपको मुस्तरद कर दी है तो इसकी सबसे बड़ी वजह मौलाना साहब की इक़्तिदार की सियासत है। आपको समझ आई मौलाना साहब? क्योंकि जब आपका हुलिया दीनी होता है तो लोग आपके किरदार से ज़्यादा मुतासिर होते हैं, लोग हक और सच की उम्मीद रखते हैं ऐसे इंसान से जो आपकी तरह दीन की बात करता है, लोग वाज़ेह मौक़िफ़ की तवक्को करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कह लें कि मौलाना साहब आपने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई, आप नाकाम रहे हैं जिम्मेदारी को निभाने में। क्या ये सच नहीं है? जब वोटर देखता है कि एक आम सियासतदान भी गलत बयानी कर रहा है, झूठे वादे कर रहा है, झूठ बोलता है, और एक आलिम दीन वो भी सियासत में वही काम कर रहा है, तो दिल पर हाथ रख के बताएं कि क्या उसका मनफी असर नहीं पड़ता होगा? बहुत दिल दुखाते हैं आप उन वोटर्स का, और उन्हें फिर आपको मुस्तरद कर दिया इंतखाबात में। मैं ये समझती हूँ कि ये मौलाना साहब की इस्लामाबाद से दूरी है जो उनको सोने नहीं दे रही है, जिसने मौलाना साहब की परेशानी में, बेचैनी में शदीद इजाफा कर दिया है। इसलिए हर बार की तरह वो इस बार भी किसी नए ड्रामे के ज़रिए अपना हिस्सा वसूल करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक ख़बर दे दूँ कि इस बार मौलाना साहब आपको शायद आपका हिस्सा ना मिले, क्योंकि इस बार ऐसे नहीं चलेगा।
मिलते हैं नाज़रीन आपसे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में दानियाल अजीज़ साहब। कुछ अंदर की बातें उनसे जानेंगे, वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का शिकार। वेलकम बैक नाजरीन। सियासत में मुज़ाकरात की खबरें हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का ये कहना है कि जी पीटीआई से उनके कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, मगर उन्हें पीटीआई की तरफ से इनकार भी नहीं है। अच्छा, यही नहीं, मौलाना साहब ने पीटीआई के जलसों की इजाज़त के मुतालबे की हिमायत का ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ पीटीआई की बात अगर करें तो वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात से इनकारी है। वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं चाहती है, और किससे मुज़ाकरात चाहती है इसका इजहार उन्होंने कर दिया है। नून लीग ने के जो रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर सियासी रहनुमा मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो फिर सियासी इस्तेहकाम की सूरत क्या होगी? सियासी इस्तेहकाम के बगैर हम अक्सर बात करते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अवाम महंगाई से ऑलरेडी परेशान है। अवाम का अगर मसला नंबर 1 कहा जाए तो मेरी नज़र में वो महंगाई है। अवाम को कोई सरोकार नहीं है कि कौन वज़ीर आज़म बन रहा है, कौन डेप्यूटी वज़ीर आज़म बन रहा है, कौन सी वजारत किसके पास है। अवाम कहती है हमारी महंगाई से जान छुड़वाएं। और किसान, आपको पता है कि इस टाइम पे कितने परेशान है। गंदम की जो सरकारी खरीदारी है वो ना होने और कीमत गिरने से हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी परेशानियां कौन हल करेगा, कैसे निकाला जाएगा इसका हल? ये और बहुत से सवालात उनके जैसे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। दानियाल अजीज़ साहब सीनियर सियासतदान है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान अभी मैं कोट कर रही थी, राना सनाउल्लाह साहब आजकल बहुत ज़्यादा बयान दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हमने देखा जावेद अब्बासी साहब भी बड़ा खुलकर बोल रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी बड़ा खुलकर बोल रहे हैं। अगर ये लोग जीत जाते या जो एक्सपेक्ट करते हैं या वजारतें होती तो तब भी ये लोग इसी तरह बोल रहे होते हैं आपके मुताबिक? ये तो जी आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो बात आपने बीच में की थी, मैं सियासतदान की नफ्सियात आपसे समझना चाह रही हूँ। वो सबसे आपने मेरे ख्याल में अहम बात की है अभी जो आपने अपने इंट्रो में की, वो महंगाई की बात की है और मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने तो इसी बात के ऊपर जो है ना पूरी जमात में, आपको पता है, फूट पड़ गई और फिर ये एहसन इकबाल साहब का वो मामला आगे चला। लेकिन बात यह है कि अभी भी, यानी आज मेरे ख्याल में 29 है जी, तो 25 तारीख की, अभी आज से 4 दिन कबल की जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 26 तारीख को शाया हुई थी और वो 27% है। यानी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स इसलिए बोलते हैं कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स गरीब लोगों की जो रोज़मर्रा की अशिया है उसकी इंडेक्स है। तो ये अनबिलीवेबल है क्योंकि इस महंगाई में पहले ही, और ये 4 साल 5 साल लगातार इस एलिवेटेड लेवल पे चल रही है और स्टेट बैंक के तमाम जो अदाद व शुमार हैं वो टारगेट्स जो हैं वो मिस हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए ये अलमिया है कि अफ़गानिस्तान में -8% है महंगाई, -8%, ये हमारे पड़ोस में। और श्रीलंका में जहाँ 2 साल पहले दिवालिया निकल गया था और 60% तक महंगाई की थी, तो 2 साल के अंदर अंदर वो 0.9% पे ले आए हैं, यानी 1% पे। तो आखिरकार यहाँ पर क्या वजह है कि ये नहीं नीचे आ रही? इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रही थी, बहुत सारों का, जो इन जमातों में भी वाबस्ता है, इनके कारोबार शरह सूद से चलते हैं। और शरह सूद IMF के साथ जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बात करती है तो कहती है कि महंगाई कम करने के लिए हम शरह सूद को शरह महंगाई से ऊपर रखेंगे, लेकिन पिछले 4 साल में तो नहीं रही। और ये तबाही जो मचाई है, ये सब की सब उनकी जेब गर्म हुई है, जो अमीर लोगों की बैंक तक रसाई है, और जो गरीब है उसके बदले में उसको तबाह कर दिया। आपका इस पे होमवर्क भी, और आप एक सियासतदान में बड़ा करीब से आपने देखा, फिर मुझे याद है आपने एहसन इकबाल साहब जब बहुत ज़्यादा तनकीद की तो उसकी वजह से आपको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा था। हालांकि अगर आप एक मसला हाईलाइट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, और जमहूरियत की पहली डेफिनेशन ये होती है कि पार्टी के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। अगर एक बंदा एक बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं अवाम के मसाइल के लिए, और आप लोग अवाम के लिए हुकूमत करते हैं, हमारी नुमाइंदा ही होते हैं, तो पॉइंट आउट करने वाला मसाइल का शिकार हो जाता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है वो मिनिस्टर ही होता है और वो आगे भी मिनिस्टर होता है। ये बात भी समझ नहीं आती है। टैक्स टू GDP रेशियो जो होता है वो मैं शब्बर जैदी साहब, उनको अक्सर सुनते हैं हम इकॉनमी पे, बड़ी रहनुमाई भी हम उनसे लेते हैं, प्रोग्राम में भी आते हैं। वो फरमाते हैं कि 20% होना चाहिए तो बड़ा आइडियल हो। खैर इनके दौर में भी जब ये थे तो 11% तक था। अब मेरा सवाल है कि वो कम अगर हो जाए और टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो जाए तो फिर ये तो ज़्यादा होना चाहिए ना, ये कम हो के 11 से नीचे कैसे आ जाए? ये बढ़ेगा अगर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा, ये साइंस नहीं समझ आ रही।
इसमें जी हुकूमत बार बार ये बात कह रही है, आज से नहीं कई दहाइयों से कह रही है कि हमने टैक्स नेट बनाना है, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, टैक्स नेट बनाना है, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है। तो अभी इस हुकूमत ने तो अब तो एमरजेंसी किस्म की नाफज हो गई है ना कि चीज़ें अपनी इतनी बुरी हालात हो गए पाकिस्तान के कि हम दिवालिया के अभी भी धारे पे खड़े हैं। तो उसमें पाकिस्तान अगर टैक्स नेट नहीं बढ़ा पाएगा, टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो आप जिक्र कर रही हैं वो नहीं बढ़ाएगा, तो पाकिस्तान का यकीनन दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि और कर्जा लेने को नहीं है अब पाकिस्तान के बैंकों के पास। हुकूमत ने तकरीबन सारा ही ले लिया हुआ है, तो अब उसको भी रोल ओवर कर रही है। तो अब दोस्त भी हमें मनोसलवा देने को तैयार नहीं है, वो भी नहीं तैयार है। तो अब उसमें सूरत हाल ये बनती जा रही है कि जो पाकिस्तान हुकूमत ने इस वक्त जो टैक्स स्कीम चलाई है कि जी रिटेलर्स को हम पहले फेज में टैक्स नेट में लाते हैं, तो पाकिस्तान में औसतन मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि 30 लाख रिटेलर्स हैं। तो आपको पता है इनकी डेडलाइन अब गुजर गई है, तो कितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें? 50 जी पूरे पाकिस्तान में से, तो बुरी तरह फेल हुए। इसी तरह जो और फिर एहतजाज करने भी आ जाते हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं उसमें चोरी 590 अरब मानी हुई हुकूमत, और इन्होंने कहा जी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है, हम ये काबू करेंगे। तकरीबन 600 अरब, और जो आपकी रिकवरी हुई थी वो आई थिंक 64 अरब हुई थी, 10% भी नहीं बन रहा उसका। 58 ना, ठीक है चलिए 58 मुझे था ये 60 के करीब, चलिए राउंड अबाउट 60 कह लें, तो वो उसका 10% भी नहीं बना, बाकी 90% कौन रिकवर करेगा? तो भाई है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, आपके नाजरीन के लिए इसका क्या मतलब है? 590 अरब का मतलब है कि 18 रुपए 52 पैसे फी यूनिट हमारे बिजली के बिल कम होने थे। यानी जिसका 15,000 का बिल है उसको कोई 8,500 रुपए करना था, और वो चोरी है, वो टेक्निकल लॉसेस नहीं है, लाइन लॉसेस नहीं है। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, जो बात कहने की है वो ये है कि जिस तरह ये लगे हुए अभी FPR में लोगों को सस्पेंड कर दिया, उनको चार्जशीट कर देंगे, ये वो इसी तरह से इन्होंने गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में 22 ऑफिशियल्स जो है FIA से उठवा लिए, दूसरे दिन वो स्ट्राइक पे चले गए, उनको छोड़ना पड़ा। ये इंसेंटिव्स अप्रोच के बगैर नहीं हासिल होगा। ये जो कुछ कर रहे हैं अभी तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, मार धाड़ कर दें, डरा दें लोगों को, शेकअप कर दें डिपार्टमेंट को, पोस्टिंग ट्रांसफर कर दें, ये वो सारा कुछ। ये इंसेंटिव्स अप्रोच नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है। और इससे जो बंदा जो हक सच पे चल रहा होता है उसको भी क्या मैसेज जाता है दानियाल साहब कि एक बंदा है जो स्टैंड ले रहा है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये सही है, तो उसकी ट्रांसफर हो जाती है। बस आप देख लेना जी, किसी आप महकमे की बात कर लें, गवर्नमेंट के किसी इदारे की बात कर लें, दुख होता है, तकलीफ होती है। जब मैं इनको इंसेंटिव्स अप्रोच का बताता हूँ, मैंने बताया हुआ है, बात हुई है हमारी इस बात पे, तो वो तो क्या रिस्पांस क्या आता है? वो मुंह में उंगली डाल के मुझे देखना शुरू हो जाए, वो क्या होता है? अच्छा, ये रिस्पांस होता है, इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। और इसी तरह से बाकी आप किनकी बात कर रहे हैं? ये मैं बस छोड़ दें, अब जो भी थे आप समझ लें, बता दें सर, अब आजकल तो सब कुछ बता देते हैं, सानू भी दस दो। जिन्होंने फैसले करने थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें जो दूसरी बात मैं समझता हूँ बहुत अहम है करने वाली, वो ये है कि जो प्राइसेस की आपने बात की, मेरी सारी जो बात जहाँ से टूटी थी वो थी नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की बात की, जो वो एहसन इकबाल साहब उसके चेयर हैं। अभी फिर आप देख लें कितने महीने हो गए फिर नहीं मीटिंग बुलाई उसकी। तो ये फेलियर्स जो हैं ये ऐसे नहीं चल सकता ना, ये पाकिस्तान की अवाम अब एक्सेप्ट नहीं करती। सर एहसन इकबाल साहब तो खुद भी क्लेम करते हैं, और मतलब लोगों की भी शायद ये राय है कि वो बहुत ही पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, और उनको उनके मुखालिफिन अरस्तू कह के वैसे तो तंज करते हैं। मुखालिफिन नहीं करते, अपनी नून लीग में सब लोगों को ये कहते हैं। एक मिनट, आप उसकी वजह, और ये तंजिया कहते हैं। एक मिनट, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नून लीग में एहसन इकबाल साहब को लोग अरस्तू कह के नाम ही नून लीग में पड़ा उनका अरस्तू, और ये तंजिया कहते हैं क्योंकि मशहूरी उनकी ये लोग बिजी डू नथिंग, वो बस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आउटपुट कोई भी नहीं है। आपने सुना अभी उन्होंने, आप नहीं, मैं दोबारा समझने जा रही कि मेरे कान, ये मैं सही सुन रही हूँ, नून लीग वाले एहसन इकबाल साहब का रस्तू के तंज करते हैं? जी बहुत कहते हैं, उनकी अपनी पार्टी वाले बिल्कुल कहते हैं। ये उनको पता है? बिल्कुल पता है उनके सामने कहते हैं या पीठ पीछे कहते हैं? वो हंस देते हैं आगे से, सब कहते हैं। मेरे लिए खबर है। और अभी आप देखें सऊदी अरेबिया में मैंने सुना, यानी उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही वो उसको टाल देते हैं। आप ही के किसी टीवी प्रोग्राम पे बात चल रही थी कि वहां पर अब उन्होंने पहले 2010 का प्रोग्राम था वो फेल हुआ, उसके बाद फिर 20 पता नहीं 25 का वो फेल हुआ, अब वहां पर जाके कहीं या 2035 का वहां जाके सऊदी अरेबिया में एक सवाल 2047 का सुना दिया है कि जी 100 साल का पाकिस्तान होगा फिर करूंगा। यानी इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे ही रखना। नहीं, लेकिन फिर एक बात है, फिर किस्मत उन पे मेहरबान है या फिर कि वो बार बार फिर वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक, जिस तरह आप नक्शा खींच रहे हो, पार्टी के लोग रस्तों के तंज करते हैं, वो हंसी में डाल देते हैं। फिर फॉर्म 47 की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को ये चीजें नजर आ रही होंगी जो आप बता रहे हैं, तो उनको नजर आना चाहिए फॉर्म 47। आपकी नजर में एहसन इकबाल साहब फॉर्म 47 वाले हैं? सब है, सब कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। आप क्या कहते हैं? अब अपनी बात। मुझे तो पता है कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जैसे वो नहीं जीते और उनके रिजल्ट में वो जीते हुए दिखा दिए हैं। आप फॉर्म 45 देख लें, साफ नजर आता है।
और मेरे हल्के में देख लें जो फॉर्म 45 है, मैंने तो अभी अच्छा ऐसा इकबाल साहब के अलावा और आप किसी के बारे में बात अगर करना चाहे तो कर ले, क्योंकि मैं आपके मुंह पे कहना चाहती हूँ, माइंड ना कीजिएगा। आप जब ऐसा इकबाल साहब के बारे में बात करते हैं लोगों को लगता है शायद एक पर्सनल ग्रज है, तो अभी आप उनके बारे में करें, पार्टी के और किसी बंदे के बारे में कोई बात अगर हो तो देखें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 है वो मैंने तो नहीं लिखे ना, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखें उसमें हर जो डिवीजन है उसकी जिम्मेदारियां लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उनके हिस्से में ये जिम्मेदारियां इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग और नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के वो चेयरमैन है। तो उन्होंने खुद माना है कि हाँ जी मेरा ताल्लुक था महंगाई के साथ, तो फिर अब क्यों नहीं वो कम कर रहे? अभी तो उनके पास टाइम भी है, तो कराए ना कम। 27% जो है। लेकिन दानियल साहब ये नून लीग ही कहती है ना कि हमने तो दिवालिया होने से बचा लिया, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि हमने अपनी सियासत की, अपनी साख की कुर्बानी दे दी, कि हमने बड़े मुश्किल वक्त में मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो क्या कहते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि इधर इन्होंने बचा लिया ना, तो श्रीलंका में तो निकल गया था दिवालिया, वहां तो 60% तक चलेगी 2 साल पहले, तो आज कैसे वो 9% पे है? अच्छा चले एक चीज तो खुदारा ये प्लीज मेरी, अच्छा जी प्लीज मेरी बात समझ प्लीज ये महंगाई जो है ना ये होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और अगर की जा रही है तो फिर कोई ना कोई इससे मुस्तफीद हो रहा है। यानी आपके मुताबिक महंगाई कर रही है। ये इसलिए लिंगर ऑन कर रहे हैं क्योंकि जो कटन फैसले थे जिससे ये एकदम नीचे आनी थी वो नहीं लिए, क्योंकि उस पर किसी और की दुम पे पाँव आता है जिसने किस्त देनी है शरह सूद की, और ढकोसला दिया हुआ है कि जी बाजार में हम निर्खनामे डाल के पकड़ लेंगे, लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। उन नफ्सियात पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम बाजारी कहते हैं कि जी ये तोल पूरा नहीं करते, ये जी अब मिलावट करते हैं, ये जी कंजूस है बोले ये फलाना। तो जब हम देखते हैं कि वो पकड़े जा रहे हैं तो हम समझते हैं कि बड़ा काम हो रहा है जी ये निर्खनामों के, लेकिन एक्चुअली उन निर्खनामों के ऊपर अमल दरामद गिरफ्तारियां करके तो आप कीमतों को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो फिर आने वाले गाहकों से पूरा करते हैं जो उनका खर्चा आप करवा रहे हैं। फिर एक मिनट जी, तो उसमें ये है कि वो फिर क्यों जरूरत है लोगों को बेवकूफ बनाने की? क्योंकि जब IMF या वर्ल्ड बैंक के साथ जब हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बातचीत करती है महंगाई के बारे में, जो कि अक्सर होती है, वो तो कभी नहीं कहते कि हम ये निर्खनामे या डिप्टी कमिश्नर के छापे बढ़ा देंगे या ये महकमा बना देंगे। वो कहते हैं कि हम शरह सूद को शरह महंगाई से ऊपर रखेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है महंगाई ये पीछे से खुद करते हैं और फिर बेचारे रेडी वाले को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर मुझे एक चीज समझा दें, अब आवाम परेशान है महंगाई से, जैसे कि मैंने भी अपने इंट्रो में कहा कि ये मसला नंबर 1 है पाकिस्तान का। अब ये जो किसान है वो गंदम की कीमत गिरने की वजह से आपको पता है दर बदर है, परेशान है, एहतजाज कर रहे हैं, करने पे मजबूर है। ये मसला फिर कैसे हल होगा? इसका हल किसके पास है? मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये देख के टीवी के ऊपर कि बहुत सारे एंकर पर्सन जो हैं मुख्तलिफ चैनलों पे वो कहते हैं कि जी छोड़ दें, कमीशन बनेगा, देखी जाएगी, और हुकूमत भी खामोश है। कोई कमेटी, कोई कमीशन की इंक्वायरी कि भाई क्यों 3 मिलियन टन आपने इंपोर्ट कर ली, क्या वजह बनी? अब खुशी की बात यह है कि वो खोज मैंने की तो खोज निकल आई बात। तो ये जुलाई 23 को 2023 में जो ECC थी जिसमें चेयर इसाक डार साहब थे, और ये भी मौसूफ जिनका आप नाम बार बार ले रही हैं वो भी यकीनन उसके मेंबर होंगे क्योंकि अक्सर होते हैं, ये उन्होंने फैसला किया था। किनका नाम मैंने बार बार लिया? ये जो आप एहसन इकबाल साहब का नाम ले रही थी, तो ये उस कमेटी ने फैसला किया है। अच्छा। और उन्होंने हुक्म दिया बैंकों को कि इनकी LCs खोलें, जबकि तमाम LCs बंद थी। ठीक है। और इस वजह से जो ये हुकूमत का जो ये इकदाम था इससे गलत आ गया वीट का, और वो तकरीबन अगर फर्ज करें जो इनके एस्टिमेट्स थे तो भी होता तो फिर भी इनको 2 मिलियन टन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। और अगर ये 3 मिलियन टन इंपोर्ट किया तो वो जो 1 मिलियन टन है वो वही है जो हमारे बेचारे किसानों से खरीदना। आप बेचारे किसान कहाँ जाएं? क्या हल नजर आता है? किसान को जो एहतजाज कर रहे हैं उनको करना चाहिए, ये इसको किसी ना किसी को जवाब देना चाहिए इस बात का। क्यों डार साहब और ये उस ECC में जो भी बैठे हुए थे उनके नाम आपके सामने हैं, वो क्यों उन्होंने ये फैसला किया था? क्यों नहीं उसके ऊपर लिमिट लगाई और क्यों ड्यूटी फ्री किया? ये बताएं ना, जवाब दें। अच्छा जवाब वो दें या ना दें, लेकिन प्रमोशन होगी, उनके डेप्यूटी वज़ीर आज़म बन गए हैं। ठीक है, फिर अगर ऐसे फैसलों पे प्रमोशनें होती हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी, मैं क्या कह सकता हूँ। कैसे देखते हैं आप वैसे बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म उनकी जो तयन आती है? हनीफ अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में कोई 1 महीना पहले यहीं बैठ के खबर देके गए कि सिर्फ एक वजारत नहीं होगी उनके पास, 2-3 भी हो सकती हैं। मैं खबर दे रहा हूँ। दूसरी बात है कि सर एक तासुर ये जा रहा है कि इसाक डार साहब चूँकि नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ से वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे। ये अखबारों में इश्तिहारात हमने देखे थे इलेक्शन से 1-2 दिन पहले कि नवाज शरीफ 4थी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, फिर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनते हैं। इट मीन्स कि इसाक डार साहब जो डेप्यूटी वज़ीर आज़म बने हैं, क्या ये तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब इरेलेवेंट नहीं हैं? ये तासुर सही है? आपने जो बात की है वो ज़रूर मुझे नहीं पता उन्होंने किस वक्त कहा है ये, लेकिन आप 2-3 की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ इनको 14 दे दें। पहले भी पता नहीं 45 कमेटियों के हेड थे,
मुझे ये काइंडली बता दें कि पाकिस्तान का टैक्स नेट कैसे बढ़ना है, मुझे ये काइंडली बता दें कि लोगों के बिजली बिल कैसे कम होने हैं, मुझे ये काइंडली बता दें कि अगर श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे दो मुल्क कामयाबी से अपनी महंगाई यकलख्त नीचे ले आए हैं तो हम क्यों अभी तक 27% पे अड़े हुए हैं, कौन इससे मुस्तफीद हो रहा है? इस चीज़ का जवाब दे दें। अगर इसके लिए उनको 15 भी मिनिस्ट्रियाँ देनी है ज़रूर दे दें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सुनिए एक मिनट बाद, इनके पास हल नहीं है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। किसके पास हल है? मैं बता रहा हूँ आपको, इसका हल इंसेंटिव्स बेस्ड अप्रोच है। अब अगर ये नहीं पढ़े हुए, इनको नहीं इसके बारे में मालूम, तो मैं क्या करूँ? आम नाज़रीन को आम अल्फाज में समझाइएगा कि फिर हल क्या है। इसमें हल ये है कि जब तक आप महकमे के साथ, जो भी महकमा है, चाहे वो डिस्को है चाहे वो है, उनके साथ बैठ के जो मसले मसाइल हैं उनको 1 बाय 1 हल नहीं करेंगे और उसको सेटल नहीं करेंगे, आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा मार धाड़ से। आप करते चले हैं मारदार। आपने टैक्स नेट बढ़ाने की बात की कि ये इसमें तोसी होनी चाहिए, तो टैक्स कलेक्शन, जिस तरह कि मैंने भी आपसे पूछा कि अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ता है तो उसका फ़ायदा फिर नज़र आना चाहिए। इसमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका भी बड़ा किरदार हो सकता है कि हमने एक्सपोर्ट्स कितनी, लोगों से टैक्स कितना कलेक्ट करना है। जो सरकारी इदारों की निजकारी, प्राइवेटाइजेशन, उस पर बड़ी बहस हो रही है आजकल, उसका कितना किरदार आप देखते हैं? निजकारी होनी चाहिए जी, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है, मतलब उससे कितना रिलेटेबल है वो, कितना अगर उसको? बहुत रिलेटेबल है जी। देखें, जितना भी हुकूमत का खसारा कम होगा उतना ही डेफिसिट कम होगा, उतनी ही महंगाई कम होगी। तो असल में हुकूमत पाकिस्तान जो है ये पैसे ले लेके बैंकों से खर्चती चली जाती है और उससे महंगाई बढ़ती चली जाती है, वो रुकती नहीं है। और बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो भी कर्ज ले लेके तो खर्चते जाते हैं। तो जब मांग आपकी बढ़ जाती है, पीछे से पैदावार नहीं है, तो फिर प्राइस इंक्रीज कर जाती है। ये श्रीलंका में और अफगानिस्तान में उन्होंने बड़े एहसन तरीके के साथ निपटाया, शरह सूद बढ़ा के, ताकि पैसों देखिए फिर आपने एहसन कह दिया, फिर कहेंगे मैंने नाम लिया। नहीं, एहसन तरीका बोला, ठीक है, मैंने एहसन तरीका, अच्छा इसका मतलब कुछ और है। अच्छा तरीके, चले मैं लाइटर नोट पे बात करूं। लेकिन मैं जो एक और बात आपसे करना चाहता था वो ये है कि पाकिस्तान में एक और बहरान बनने को जा रहा है। ये मैं आपको पहले खबर दे रहा हूँ। वो खैबर पख्तूनख्वा में है। वहाँ पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं विलेज काउंसिल्स के, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के, वहाँ पर उनको किसी किस्म की कोई इख्तियारात और किसी किस्म का कोई फंड्स जो हैं वो मुहैया नहीं किए गए, जो उनका कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक उनका हक है। ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट को तबाह करने की जो है ना शक्ल बनती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती नहीं है। आप पहले किसी को कहते हैं कि आप इलेक्ट हो जाएं, वो बड़े धूमधाम से वादे वदूद करके इलेक्ट हो जाता है, और फिर आप उसकी टांगें काट देते हैं और उसकी पग उछाल देते हैं कि वो किसी किस्म की उसकी जो है ना इज्जत ना रहे लोगों के सामने, और लोग उसी के पास आते हैं क्योंकि वो तो रोज़मर्रा हाजिर है। एमपी एमएनए तो बड़े दूर होते हैं। तो इस तरह से करके इन्होंने उनकी सारी शोहरत जो है और उनकी जो सियासी साख है उसको तबाह कर दिया। ये जो सुन्नी इत्तेहाद, और ये गैर कानूनी है। ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पीटीआई को असेंबली से इस्तीफे का मशवरा दिया जा रहा है, आपकी नज़र में मशवरा ये ठीक है? बतौर सीनियर सियासतदान आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि पंजाब असेंबली, केपी की असेंबली भी उन्होंने तोड़ी थी, उसका फिर हल क्या निकला था। अभी अगर असेंबलियों से इस्तीफे देते हैं, उसको वो बानी चेयरमैन जो है पीटीआई की, उनकी रिहाई से मुंसलिक किया जा रहा है कि अगर रिहाई नहीं होती है फिर असेंबलियों से इस्तीफे दे के प्रेशराइज किया जाएगा। आपको लगता है करना चाहिए इन्हें? इन्होंने पहले भी इस्तीफे दिए थे। एग्जैक्टली, मैंने सिर्फ उसका हवाला दिया। हाँ। और फिर वो उसकी तनख्वाहें मांगते फिरे, उसका टीएडीए मांगते फिरे बाद में। तो ये हमने सारा कुछ, ये पाकिस्तान ने सारा कुछ देखा हुआ है नज़ारा। असल बात ये नहीं है कि कौन इस्तीफ़ा दे रहा है नहीं दे रहा है। अवाम पूछ रही है कि बेरोज़गारी और महंगाई का हल यकीनी बनाए। बिल्कुल बनाए। वो इन किसी के पास भी नहीं है। मैं कहता हूँ तीनों को प्राइम मिनिस्टर बना दें। आप प्राइम मिनिस्टर साहब जो मौजूदा हैं, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब जो गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक हैं, और उसके साथ इमरान खान को, तीनों को निकाल के जिधर जिधर भी हैं उनको तीनों की कुर्सियां लगा दें मेज़ के सामने। इनको बोलें ये महंगाई और बेरोज़गारी का हल बता दें। मैं आपको बताऊं क्या निकलेगा उसमें से? ज़ीरो। सर बैठने के लिए तैयार ही नहीं। आप कह रहे बिठा दें, इनके पास नहीं है हल। ये बैठने के लिए तैयार ही नहीं। मैं कहता हूँ सबको आने दें, करें फैसला अवाम को कैसे बचाना है। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब भी अवाम को बचाने की बहुत बातें करते हैं, कैसे देखते हैं आप उन्हें? पार्टी बना रहे हैं, उसमें दानियल अजीज साहब भी हमें नजर आएंगे। शाहिद साहब सबसे पहले तो मेरे उनके साथ बड़े ज़ाती मरासम हैं, अभी से नहीं 2 पुश्तों से, और उनकी मेरे पे बहुत मेहरबानी है। मैं उनको बड़ा अच्छा समझता हूँ, वो काबिल इंसान है। लेकिन जहाँ तक सियासी पॉलिसी की बात है, वहाँ पर मेरे अपने ख्यालात हैं, उनके शायद अपने ख्याल। आपका इख्तलाफ है शाहिद खान अब्बासी साहब की सियासी पॉलिसी से? नहीं, इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मेरी एक मुतालिया है जो 30 साल से मैं कर रहा हूँ, जो और मेरा एक तजुर्बा है। यानी आप और अब्बासी साहब एक पेज पर नहीं है इस तरह के मामला। एक तजुर्बा है जिसमें मैंने पाकिस्तान में नया पुलिस सिस्टम बनाया है, नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया है, नया मालियाती निज़ाम बनाया है, ऑडिट को सीधा किया है, प्रोसिक्यूशन सर्विस बनाई है। मतलब मैंने, एक चीज़ होता है जो ड्राइवर होता है, एक होता है मैकेनिक। अगर आप ड्राइवर को कहें कि गियर बक्सा खोल के दोबारा बांध दो, वो नहीं बांध पाएगा।
तो मैंने तो मैकेनिक का काम किया हुआ है, अभी पाकिस्तान को मैकेनिक की ज़रूरत है। तो आपकी पार्टी को इस मैकेनिक की ज़रूरत क्यों नहीं रही? इसीलिए कि क्योंकि मैं सियासी हूँ। अगर मैं सिर्फ टेक्निकल होता तो अभी जो वहाँ पर है वो गैर सियासी हैं? नहीं, वो सियासी हैं लेकिन वो खुद इलेक्टेबल तो नहीं है ना। मैं तो आज़ाद भी इलेक्ट होके आ गया था जब PMLN का फ्लैट यानी हम था। दानियल साहब को आज़ाद ही देखेंगे आगे? जी, मैं इन किसी जमात के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। एक आखिरी सवाल, मेरा ताल्लुक ये है कि, और मैंने सुना है एक और जमात भी बन रही है, मेरा शायद अगर वो महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए कदम बढ़ाए तो मैं उनके साथ अब्बासी साहब की जमात की बात कर रहे हैं? नहीं, एक और भी नई जमात बता दें थोड़ा सा सर। बस वो अब थोड़ा कबल अज़ वक्त है, जल्दी पता चल जाएगा आपको। कितनी जल्दी? बहुत जल्दी। आप ये तो नहीं बना रहे? शायद मेरा भी उसमें कोई किरदार हो। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि मुझे याद है कि आप अभी आपने कहा कि एक मैकेनिक की ज़रूरत होती है और आपने मैकेनिक वाला काम किया, आप ड्राइवर नहीं है और आपने बेहतरीन काम किया जो कि आप बता भी रहे हैं, फिर भी पार्टी को आपकी उस तरह ज़रूरत नहीं रही और आप फिर अब थोड़े बहुत नाराज़ भी, नाला भी, गिले शिकवे भी कर जाते हैं। मुझे वो वक्त याद है जब दानियल अजीज़ साहब, तलाल चौधरी साहब, निहाल हाशमी साहब, इवन मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी आप लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। फिर PTI के दौर में मुझे याद पड़ता है कि शहजाद अकबर साहब ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आज शहजाद अकबर साहब कहाँ हैं? आपके सामने है। जो सबसे ज़्यादा पार्टी का दिफा करता है वो दिफा उनके गले क्यों पड़ जाता है कि फिर उसको आज़ाद हो जाना पड़ता है आपकी तरह और वो मायूस भी हो जाता है किसी हद तक? शहजाद अकबर साहब का आपने अच्छा किया, जिक्र कर दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नून लीग की करप्शन की दास्तान, उसमें उन्होंने पता नहीं 35 से 36 MNAs का नाम लिया था। मेरा भी उसमें गलती से उन्होंने नाम लिया। नेक्स्ट डे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी उनकी तमाम बातें मैंने रद्द कर दी थी और मैंने उनको चैलेंज किया था कि अगर तुम दोबारा ये ऐसी बात करोगे तो मैं तुम्हें हत्या इज्जत का केस करूंगा तुम्हारे पे। उसके बाद वो नहीं बोला, लेकिन उसके अलावा उन 35 जो बकाया थे उनमें किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा, लेकिन आप अपनी पार्टी के बिहाफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते होते थे बहुत ज़्यादा। मेरा सवाल ये था, आप, तलाल चौधरी साहब, निहाल हाशमी साहब मुझे याद आ रहे हैं, शायद ज़ुबैर साहब भी, आप और तलाल चौधरी साहब बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी पार्टी का मुश्किल वक्त में भी साथ दिया, उनका दिफा भी किया। जब मुश्किल वक्त होता है उस टाइम पे सामने आके बात करना ज्यादा मुश्किल होता है, आप अग्री करेंगे बतौर सीनियर सियासतदान? जी बिल्कुल। कुर्बानियां पार्टियां भूल जाती हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल भूल जाती हैं जी, बल्कि उन कुर्बानियों की वजह से तो दायरा लग जाता है आपके ऊपर के ये बहुत जो है ना काबिल है, बहुत फ्रंट फुट पे खेलता है, इनको जरा साइड पे। यानी पार्टी में लोग इनसिक्योर हो जाते हैं? बहुत ज्यादा पार्टी इनसिक्योर हो जाती है। लोग क्या मतलब? पार्टी आप कह रहे हैं इनसिक्योर होती है, इट मींस क्या पार्टी लीडरशिप को कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ, पार्टी लीडरशिप अपने ही लोगों से इनसिक्योर हो जाती है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल होती है। मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे खुद कहा था कि तुम ये फैसला करो तो मैं तुम्हारा इंटरेस्ट वॉच करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये इंटरेस्ट वॉच किया उन्होंने, मैंने क्या कह दिया था? कौन? एक मिनट, अभी बड़ी बात करें, मियां नवाज शरीफ ने कौन से फैसले पे आपको बोला था मैं आपका इंटरेस्ट वॉच करूंगा? जब ये अहमद इकबाल, एहसन इकबाल के बेटे को मांगे की वो देनी पड़ी थी, मांग के उन्होंने ली थी, ये जिला काउंसिल की चेयरमैन, ठीक है, उस वक्त की बात है। नवाज शरीफ साहब ने आपको कहा? जी बिल्कुल कहा था। और आप देख लें कि मैंने कौन सी ऐसी बात की। अभी मियां नवाज शरीफ ने परसों चौथ खुद कहा है कि आखिरकार ये महंगाई कितनी देर चलेगी, लोग कितनी देर ये बिल बर्दाश्त करें, महंगाई बर्दाश्त। फिर आपने गिला नवाज शरीफ साहब से किया? तो उनको भी शो कॉज नोटिस मिलना चाहिए। आपने ये शिकवा नवाज शरीफ साहब से किया? मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई जी, ना मैंने कोशिश की। फ्रैंकली शहबाज साहब के साथ हुई थी, जब उन्हीं के शायद कहने पे या कोई कमेटी बनी थी, उसमें मैंने सारी बातें की थी। नहीं तो आपने बातें नवाज शरीफ साहब तक बराह रास्त उन तक नहीं पहुंचाई? नहीं, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, ना मैंने कोशिश। आपने कोशिश की मुलाकात करने की? मुलाकात में भी कोई रुकावट था? मैंने नहीं मुलाकात कोशिश की। मतलब इतने नाराज हो गए आप? बिल्कुल, ये कोई तरीका तो नहीं है ना जी। अच्छा, उन्होंने भी आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, मैंने आपको बताया, उन्होंने अपने भाई को कहा था कि मेरे साथ बात करे बैठ के, तो वो बातचीत हुई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से कहा जी वो अनफ्रूटफुल रही। अच्छा, दानियल अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद है, बहुत ही दिल की बातें कर रहे हैं और इनसे और भी बहुत से सवाल पूछेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, दानियल अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा दानियल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने कहा उन्होंने अपने भाई को कहा था, आपने ये नहीं कहा उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहा था कि उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं थे ना जी। अब तो है ना? तो अभी नहीं हुआ ना जी वो तो। चलें, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आपसे बात करें, तो शहबाज शरीफ साहब ने बात नहीं की आपसे? की मुझे 3 घंटे मीटिंग चली। तो फिर क्या नतीजा निकला उस मीटिंग? नतीजा यही मिला कि वो इनको समझाते रहे, अपने जिनका आपने नाम बताया, और वो बस यही कहते रहे कि एहसन इकबाल साहब की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और फिर आप तो सर उनका नाम ही लेना छोड़ दिया आपने अभी इस प्रोग्राम में। ऐसा क्या हुआ कि आप मुझे बार-बार कह रहे हैं आपने भी उनका नाम लिया था? पाकिस्तान की जो इतनी तबाही हुई है, और मैंने नाम लेना छोड़ दिया। मैंने जो इतनी पाकिस्तान की तबाही हुई है, मैंने अपने शोकॉज नोटिस में उसका जवाब दिया, बाकायदा तहरीरी तौर पर लिख के। उसके बाद ये सारी चीज़, तो वो शोकॉज नोटिस तो माना गया। तो ऐसे आदमी का मैं क्यों नाम लूँ जिसने पाकिस्तान की तबाही में हिस्सा डाला?
सर अभी भी वो काम कर रहे हैं वैसे। क्या काम कर रहे हैं? 27% पे महंगाई है, क्या काम किया उन्होंने? ये जो गंदम माशाल्लाह तबाही मचाई है, क्या वो नहीं थे उस मीटिंग में 23 जुलाई को? आप पता करें। तो क्या करते रहे वहाँ? लूडो खेलते रहे। इनका मशहूर है लुक बिजी डू नथिंग। ये तो बस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इनका आउटपुट कुछ भी नहीं। अभी 2047 है, अगर जिंदा रह गए तब तक तो ये 2447 तक बता देंगे। इनके पास तो ट्रक की बत्ती है, जो सी मर्जी दिखा दें। आपको नजर आ रही, फिर पार्टी को क्यों नहीं नजर आ रही? पार्टी ने मेरे ख्याल में जो अभी खबरें सुन रहे हैं शायद कोई एक्शन लिया अभी। लेकिन आपने जो एक अजीब बात की, जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है, आपने कहा कि पार्टी इनसिक्योर हो जाती है। मैंने कहा पार्टी के लोग, आपने कहा नहीं पार्टी, मैंने कहा पार्टी की आदत, आपने कहा जी पार्टी की आदत। मतलब पार्टी की आदत काबिल लोगों से इनसिक्योर हो जाती है। बात मुझे इसलिए हजम नहीं हो रही कि पार्टी की आदत को तो काबिल लोग चाहिए होते हैं, उन्हीं काबिल लोगों की वजह से तो पार्टी का वोट बैंक स्ट्रांग होता है। तो पीटीआई में जहांगीर तरीन के साथ क्या हुआ? क्या हुआ अलीम खान के साथ? इनको तो बुजदार चाहिए था। इन्होंने भी खानदान पाल स्कीम से पहले वहीं रखा था ना, उसका दूसरा नाम मैं बोलना नहीं चाहता, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो ये आपका क्या ख्याल है, ये सही हुआ है सब कुछ? लोगों को नजर नहीं आ रहा? आपको समझ आ रही है बात की? तो इनको दानियाल अजीज की जरूरत नहीं है। वो तब जरूरत है सिर्फ जब ये फंसे होते हैं, इनको जरूरत है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी होती नहीं, किसी अक्लमंद की, कोई जो दलेर है, जो खड़ा हो सकता है, जो हक के लिए आवाज बुलंद कर सकता है, जो काम करना जानता है, समझता है सारी चीजें, कुर्बानी देने का जज्बा रखता है, तब ये सब कबूल है। जब उनके पास बंदूक आ जाती है किसी के कंधे पे रखने के लिए, फिर वो कहते हैं फायर मार दो। यही हुआ। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। आपकी पार्टी में से मेरे फॉर्म 45 सबूत है इस बात का। मेरी गिरफ्तारी, मेरे बच्चे की गिरफ्तारी, 21 साल का बच्चा है, ये इनाम दिया है। और मेरी जो बच्चे की अम्मी है, उनको गिरफ्तार कर लेना। क्या किया था उन्होंने? हम हेरोइन बेचते? किधर है वो एफआईआर? किस बात में गिरफ्तार किया था? शर्म नहीं आती? अच्छा दानिश साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि कभी दोबारा अगर अभी आपने खबर खैर दे दी कि नई पार्टी आने वाली है और उसमें आपका एक बड़ा अहम किरदार होगा, कोई कलीदी किरदार होगा, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब आपसे खुद रब्ता करते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? किस बात का रब्ता? वापसी का, कि मुझे ज़रूरत है आपकी। आपको पता है कि मेरी बहन अल्लाह को प्यारी होगी, मेरे वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए, मेरी वालदा साहिबा अल्लाह को प्यारी होगी, मैं दूसरी ज़िंदगी मिली मुझे, और इनके लिए मैंने कुर्बानियाँ दे दे के सब कुछ किया। तो वो किधर थे उस वक्त जब से पाकिस्तान आए हैं? तो आपका क्या ख्याल है? हमारे भी रस्म रवाज हैं पाकिस्तान में, तो क्या मैं बात करूँ? मियाँ साहब नहीं मिलना चाहते आपसे या लोग नहीं मिलने देते? मुझे नहीं पता जी। It doesn't really इतनी matter. अंडरस्टैंडिंग तो होती है। It really doesn't matter, frankly. सर आप बहुत मायूस लगे। नहीं, मैं मायूस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो पाकिस्तान के हल के लिए तो हो सकता है कि मियाँ साहब आपसे मिलना चाहते हो। अंदर दरमियान में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुलाकात नहीं मुझे नहीं पता जी। आपने पता करने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, मैंने कोई कोशिश इतनी कुर्बानियां पार्टी के लिए देकर कुछ फिर आपने पता भी नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया। ये जो इलेक्शन गुजरा है, ये इनके लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि लोग सारे ये कह रहे हैं कि ये नून लीग का आखिरी इलेक्शन था। यानी अगर ये अपने हालात दुरुस्त नहीं करेंगे तो उसमें कोई भी इनको नहीं आगे मतलब बचा सकेगा। यानी नवाज शरीफ जितना साहब मर्जी है जाके वो रात की तरीकों में मीटिंगें करते रहे। नवाज शरीफ साहब खुद भी कभी दानियाल अजीज से राब्ता करेंगे तो दानियाल अजीज साहब वापस नहीं जाएंगे? आपकी बातों से ये समझ आए हमें। नहीं, इसमें देखें, बात अगर कोई करना चाहता है तो मेरे साथ बात करे कि महंगाई कैसे खत्म करनी। ठीक है, यानी आप मेरे तैयार साथ बात नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपने सवाल पूछा है तो मैं कह रहा हूँ कि यानी आपको वजीर खजाना बना दिया जाता फिर आप बात करते? नहीं, मैंने नहीं उनको कहा वजीर खजाना बनाए। जो उन्होंने मेरे साथ किया है ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैंने तो उनसे फ्रैंकली स्पीकिंग, उन्होंने टिकट नहीं दी, मैंने तो उसके बाद का भी नाराजगी का इजहार नहीं किया। मैंने कहा ठीक है मैं आज़ाद लड़ लूंगा। तो फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया, किस बात में? मेरी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया, किस बात में? मेरे सारे लोगों को उठा के ले गए, किस बात में? कौन सा मैं को 9 मई वाला था? क्या किया था मैंने? सिर्फ महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई थी कि गरीब पिस रहा है, इसका कुछ कर लें। किधर है आपकी पॉलिसी? आज भी देख लें, 2-3 महीने हो गए, किधर है पॉलिसी? कौन सी डेट दे रहे हैं कि महंगाई कम करेंगे? क्यों श्रीलंका में कम हो गई है? क्यों अफगानिस्तान में मनफी है? ये आपके गिले निगरान हुकूमत से हैं या नून लीग से हैं? मेरी इस हुकूमत से है। गिरफ्तार आप कब हुए थे? मैं इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन वाले दिन। उस टाइम पे कौन सा सेटअप था? इंटरिम सेटअप था? तो इंटरिम सेटअप आजकल कितने है? सर हाँ, ना करो ना, बस करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। दानियाल अजीज साहब मेरे साथ मौजूद थे और इनके सामने मैं कह रही हूँ कि गम और गुस्से का इजहार किया, मायूसी का किया, और सारे तासुरात आज आपने देखे दानियाल अजीज साहब के। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।